देखिए, अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस यूपीएससी और बीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए अपलोड किए हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ना वो नीट एस्पायरेंट्स के लिए निकाल रहे, वो बच्चे जो कि मेडिकल एंट्रेंस में इंटरेस्टेड है उनके लिए है। तो ठीक है, मतलब मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं बच्चों के लिए जो मेडिकल में इंटरेस्टेड है, तो बस मैंने सोचा कि एक वीडियो उनके लिए भी अपलोड किया, क्योंकि सारे वीडियोज़ तो मेरे बीपीएससी यूपीएससी के लिए थे। तो नीट एस्पायरेंट आप जानते हैं, बेसिक चीज़ पता ही है आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी 180 क्वेश्चन फ्रॉम इस सेक्शन आते हैं। टोटल 720 क्वेश्चन होते हैं, 720 मार्क्स होता है। अब इतना तो पता ही है बेसिक। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस चीज़ को हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं उसमें हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में मेरे हिसाब से कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे हिसाब से जैसा हमको लगता है, फिज़िक्स में अगर आपको जो मेन टॉपिक पे ध्यान देना है वो ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स और थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, हमेशा मतलब वही कह रहे हैं ना कि मेडिकल के जो बच्चे हैं जिनको फिज़िक्स हैंडल करना है, तो मतलब मेडिकल के बच्चों का मैथ्स तो होता नहीं है, तो आप यू कांट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम मेडिकल एस्पायरेंट्स के वो फिज़िक्स में मतलब उतना टेक्निकल और मतलब उतना अंदर तक जा सकते हैं। नहीं तो फिर हमको वैसे टॉपिक्स को चुना ना जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो अभी वो सब बताएंगे आपको कि कैसे प्रीवियस पेपर देखते हैं, कौन सा उनका फेवरेट पेपर होता है, उसको एनालाइज करते हैं, किसमें कई सालों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, उन टॉपिक्स को अलग करते हैं, उन टॉपिक्स पे हम काम करते हैं, वो अलग चीज़ है। अभी हम जस्ट उस सब पहुँचेंगे, पर अभी जो एक सुपरफिशियली ऊपर की बात जो हम बता रहे हैं उसमें जो कुछ टॉपिक्स मेरे अनुसार हैं, उसमें फिज़िक्स में आप ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स और थर्मोडायनेमिक्स पर ध्यान दीजिए। बायोलॉजी में जहाँ तक मेरा मानना है उसमें जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जेनेटिक्स, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एप्लीकेशन में बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिर फिजियोलॉजी आपको पता ही और रिप्रोडक्शन पता ही, फिजियोलॉजी प्लांट और एनिमल दोनों, और रिप्रोडक्शन वही, और मॉर्फोलॉजी भी पता ही है आपको, बायोलॉजी की साइंस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिजिक्स आपने देख लिया, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, मन हो तो नोट भी कर लो। बायोलॉजी में जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सेल बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में, और फिजियोलॉजी प्लांट्स एनिमल्स में, और रिप्रोडक्शन। इसे मन करे तो याद भी कर लीजिए। जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सेल बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मेडिकल एस्पायरेंट्स इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद ऑर्गेनिक है और थर्ड नंबर पर फिजिकल, याद रखिए मेरे समझ से। आप और केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लीजिए, मोल कंसेप्ट देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक वाले जो उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो कि एलिमेंट्स के हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल है, वो आप देख लीजिए इनऑर्गेनिक में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग, ये मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मेडिकल एस्पायरेंट्स के साथ यही होता है कि उनका मैथ्स मेन नहीं होता। तो मैथ्स नहीं मेन होता तो आप उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ना जिसमें मैथ्स कंपलसरी इंपॉर्टेंट नहीं हो, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, और डेप्थ में आपको जाना भी नहीं। तो डेप्थ में जब नहीं जाना है तो फिर यही सब टॉपिक मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल और उसके लिमिट्स, उसके प्रॉपर्टी जो कि इनऑर्गेनिक में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप समझ ही रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और केमिकल बॉन्डिंग, ये सब आप देख लीजिए। ये तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे अबाउट द टॉपिक्स था जनरल इक्वालिटी रिव्यू। तो अब हम मेन बात पे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, आइए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस रख लीजिए। ठीक, उसके प्रीवियस ईयर लाइए। प्रीवियस ईयर अभी क्या करना है, प्रीवियस ईयर में आपको देखना है, एनालाइज करना है। 2 साल तो पढ़ के आप आए हैं ना, 11-12 तो पढ़ के आए हैं, तब आप हमको ये तो नहीं कहिए कि टॉपिक का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप देखिए कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन है, उसको एकदम बांटिए। भाई इकोलॉजी से 15 क्वेश्चन है, इकोसिस्टम से 12 क्वेश्चन है, जेनेटिक्स से 10 क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी से 12 क्वेश्चन है, बिल्कुल बायोटेक से 18 क्वेश्चन आ गए हैं। तो इस तरह से चार्ट देखिए, बनाइए, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंस है, कितना किस टॉपिक, और 10 ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है, कौन सा नीट का है ना फेवरेट टॉपिक और फेवरेट क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। उसमें आपको ये भी अंदाजा होगा कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है। तो आप पहले यही काम कीजिए कि पहले तो सिलेबस का फुल नॉलेज लीजिए, उसके प्रीवियस पेपर उठाइए, प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए कि किस टॉपिक से कितना आ रहा है। फिर आप उसी वाइज से अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपको अंदाज़ा भी होगा किसका कितना इंपॉर्टेंट है। ये बस एक जनरल ट्रेंड है जो आप देखते हैं, जिस बार आपको तैयारी करना है। ये कोई नहीं पता कि अगले साल ये फॉलो होगा, और टॉपिक कुछ नहीं छोड़ना है, लेके सारे टॉपिक्स कवर करना है। और एक होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है और कौन सा उसका फेवरेट टॉपिक और कौन सा फेवरेट होगा, ताकि देखिए सिलेक्शन लेना है हमको, पहले टॉप नहीं करना है। तो हमारा जो पूरा प्रोस्पेक्ट होता है, सोच होता है ना पहले कि सिलेक्शन पे इंपॉर्टेंट है। तो हम
मान लीजिए पता चला कि 720 में 650 में को कॉलेज मिल जा रहा है, तो हम 600 मतलब उस पर ध्यान दें ना कि हमको सिलेक्शन पाना है। हम 720 के टॉपर बनने के लिए मतलब ये नहीं करें कि पूरा देखो आप, ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ रहता है कि मैक्सिमम टॉपिक कवर करने में हम वो नहीं रहता ना कि कुछ सर्टेन टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, तो आप जब मैक्सिमम करने जाते हैं ना उसमें आपका सिलेक्शन भी निकल जाता है। बल्कि नियम ये है कि 60-70% भी आपका सिलेबस कंप्लीट है तो उसमें आपका 100% होना चाहिए, ताकि जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो उसको 100/100 बना के रखिए। हाँ, तो चलिए आप एनालाइज कर लिए, ठीक है, आप टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कर लिए, उसके बाद आपका काम है ना कि आप पढ़ाई शुरू कीजिए। अब तुम पता चल कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है, किससे मैक्सिमम आता है, अब आप समझ, अब आप पढ़ाई शुरू कीजिए। तो देखिए 12th पास स्टूडेंट और ग्रेजुएट पास स्टूडेंट में बहुत अंतर होता है। 12th पास स्टूडेंट है ना, कोई 8 घंटे 10 घंटे आपको लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बातें याद रखिए। आप 2 घंटा 3 घंटा जस्ट नॉर्मल खेलते कूदते पढ़िए, खाना ज़बरदस्त खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और खेलिए। आप 12th पास या ग्रेजुएशन पास नहीं है, आप यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर, आपको बस नीट कीजिए, ये नीट निकालना है, नीट मेडिकल कॉलेज है, बस एंट्रेंस चाहिए, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये कोई आईएएस यूपीएससी एग्जाम नहीं है, तो इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लीजिए इसमें। स्ट्रेस तो किसी में नहीं लेना, पर इसमें स्ट्रेस मत लीजिए। आप जो आपकी पढ़ाई में हो 1 घंटे 2 घंटे गैप लेते रहिए, खेलिए कूदिए, आराम से खाइए पीजिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, ये सब अलाउड है आपके लिए। घूमिए फिरिए, सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए, शाम में खेलिए भी, और 2-2 घंटे पढ़ने में गैप भी लेते रहिए। ये सब जरूरी है, सब ध्यान रखिए। हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, और गेम्स भी खेलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये सब ज़रूरी है मेडिकल मतलब एस्पायरेंट और बच्चों के लिए जो 12th पास है, ठीक। तो अभी हम आ रहे थे आपका सिलेबस कंप्लीट करने, तो भाई अब चले हम सिलेबस कंप्लीट करने पर, तो वो तो हमको करना ही पड़ेगा। वो आप एक अच्छा रूटीन बनाइए, अच्छा रूटीन बनाइए कि 2-4 घंटा फिजिक्स, 2-4 घंटा केमिस्ट्री, 2-4 घंटा बायोलॉजी, 8-10 घंटे या 10-12, ये आप पे है कि आप कितने घंटे में सुटेबल है। एक अच्छा रूटीन बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। उसमें वही है कि आपके गेमिंग आवर्स भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, खाने के वो ना हो, और एक्सरसाइज का भी टाइम अफेक्ट ना हो, प्रॉपर जो सोना है वो भी हो, क्योंकि आपका जस्ट आप 12th पास है, तो अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़। अभी आपको प्रॉपर सोना, सब कुछ रेगुलर टाइम पे सोना, उतने घंटे सोना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही, तो अभी हमारे आपके सिलेबस कंप्लीट करने थे, तो ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक्स ये बताएंगे आपको कि रूटीन बनाइए, उस रूटीन को फॉलो करना शुरू कीजिए, करिए सिलेबस कंप्लीट। इस दौरान जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नोट्स बनाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी में नोट होने ही चाहिए। जो आपको पता है कि फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आए, क्योंकि प्रीवियस पेपर तो आप पहले देख चुके हैं, आपको आइडिया हो चुका है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बुक में भी अंडरलाइन होनी चाहिए, जो भी प्रेस्क्राइब बुक है, और जो आपके नोट्स हैं उसमें भी होने चाहिए क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। एनसीईआरटी पे आपका फोकस ख़त्म नहीं होना चाहिए, याद रखें। एनसीईआरटी पे फोकस आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी को आपको कवर करना है, ठीक। तो जब एनसीईआरटी भी आप कवर कर रहे हैं तो उस समय भी आप नोट्स बनाइए, उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। तो मतलब हमको कुछ अब पूरा बुक मत लिख लीजिए, बच्चे हैं आप, मैच्योर, आप गलती कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखिए, आपका कलेक्ट हो जाएगा वो। कोई परफेक्ट नहीं बनाना है हमको, बस अपने जिससे हमको समझ आए, याद आ जाए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ताकि जब रिवीजन का टाइम हो तो हमको दिक्कत ना हो। बस जैसा लग रहा है उसे नोट्स आप बस में आपको जो समझ आ रहा है इंपॉर्टेंट या जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कीजिए, रिवीजन वाला उस तरह से नोट्स तैयार कीजिए, और एनसीईआरटी को कवर करते हुए कीजिए, और जो भी अलग बुक्स प्रेस्क्राइब है उसको भी पढ़िए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी नोट कीजिए, ठीक। ये सब इस तरह से करते करते आप फुल सिलेबस कंप्लीट करिए। आप 6 महीना 9 महीना जो भी आपको लगे, 6 महीना 8 महीना आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और ये जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो इसमें एक दिन बना लीजिए, आप एक दिन बना लीजिए जिसमें हाफ डे आप रिवीजन देखो देंगे और हाफ डे आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीक में आप 1 दिन या 1.5 दिन दे दीजिए इस चीज़ को। एक तो आधा दिन या पौने दिन आप रिवीजन को दे दो, और आधा पौने दिन आप प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर को दे दो। तो अगर आप कोचिंग से नहीं जुड़े, तो आप कोचिंग से जुड़े तो वो सिचुएशन तो अलग होता है, उसमें कोचिंग के अनुसार। जब आप सेल्फ स्टडी करें उनके लिए ये सब बातें हैं, कि आपके कोचिंग आ गए तो भी ये बातें हैं कि आप अगले हर वीक में 1-1.5 दिन दे दीजिए। आप उसका हाफ टाइम आप रिवीजन को दे दें और हाफ टाइम मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने को दे दें। ये हर वीक में होना चाहिए। ये आप इसी तरह कीजिए, पढ़िए तो बस पढ़ना नहीं है, रिवाइज भी करते चलना है और मॉक टेस्ट पेपर भी देते रहना है, ठीक। इस तरह सिलेबस आप कंप्लीट करिएगा। मॉक टेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंस समझिए। आप ऑनलाइन भी टेस्ट ज्वाइन कीजिए, और टेस्ट एग्ज़ाम देना बहुत जरूरी है। अब उसमें आपका आया, मान लीजिए आपको 720 में 120 नंबर आ रहे हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, सबको शुरू में 120 आता है।
ये फुल टेस्ट का बता रहे हैं, वो उस टेस्ट का अलग चीज़ है जो पार्ट वाइज होता है। तो 120 भी आ रहा है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हो सकता है शुरू का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो 720 में आप जो सिलेबस से कवर नहीं करता वो कितना आएगा, तो सब हतोत्साह मत हुआ कीजिए। तो जितना आ रहा है, जितना टॉपिक किया आप उसके अनुसार देखिए, उसमें अगर आपने 240 का अटैम्प्ट लिया है तो कितना मार्क्स आ रहा है, 180 का अटैम्प्ट लिया है तो कितना मार्क्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो जब मान लीजिए, चलिए इस बात को भी रखें, पार्ट वाइज है, तो पार्ट वाइज अगर आप कर रहे हैं, चलिए हमने पूरे वीक का पढ़ा, उस रिलेटेड टॉपिक को हमने टेस्ट दिया, उसमें मेरा क्या स्कोर हुआ, उस स्कोर से आपको फीडबैक मिल गया कि कौन कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मजबूत नहीं है, फिर आप रिटर्न बैक हुए, आपको पता चला, तो जैसे नेक्स्ट वीक जैसे शुरू होगा फिर नया टॉपिक पढ़ना है तो आप उसमें आधा दिन ले सकते हैं, आधा दिन ले सकते हैं। और जो वीक का एंड होगा उसमें भी आप आधा दिन ले सकते हैं, छोड़ना नहीं है, आपको इसी में मैनेज करना है। 1-2 घंटा ऊपर नीचे आज के दिन, मतलब जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर रहे हैं और जिस दिन एग्ज़ाम वाला जो लास्ट का हम 1.5 दिन बोले उसमें भी आधा दिन आप ले सकते हैं। उसमें क्या कीजिए कि जो मॉक टेस्ट पेपर बने, एनालाइज पता चला कि आपका कौन सा वीक है, तो फिर से उस टॉपिक को लौटिए, रिवाइज़ कीजिए, नोट्स में चेंज कीजिए, क्योंकि अभी तो आप पार्ट टाइम टेस्ट दीजिएगा, लेकिन बीच बीच में 3 वीक या 4 वीक में फुल टाइम भी टेस्ट देते रहिए, ताकि उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आपको पता चलेगा ना कि आपकी जो गलती की थी वहाँ पे आप कहाँ पहुँचे। तो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, रेगुलर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, उसका फीड देखिए। एग्ज़ाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको उसमें अपना मिस्टेक पता चला, आपको करेक्शन का एक मौका मिलता है। तो बस टेस्ट देके छोड़ नहीं देना है, जो गलतियाँ उसको नोट करना है, याद करना है, फिर से बैक आना है, फिर से रिवाइज करना है, फिर नोट्स में चेंज करना है, फिर टेस्ट देना है फुल वाला, या जब मौका मिले तो फिर उससे रिलेटेड उसी क्वेश्चन पेपर को फिर बनाना है, या उस टॉपिक से रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर बनाना है। पर ये करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में यही टेस्ट वाला पीरियड होता है, जो आप देते हैं, जो क्वेश्चन जो निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। इसी में आपका नसीब, वो बनना 120 पे 120 ही रह जाएंगे। बच्चे का बहुत कॉल आता है मेरे पास, वो बोलते हैं कि 120 से बढ़ नहीं रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तभी नहीं चेंज होगा जब आप एनालाइज कीजिएगा, प्रॉब्लम जानिएगा, फिर स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर नोट्स में चेंज किए, फिर से पढ़िएगा, फिर से टेस्ट दिए, तब पता चला कितना पढ़े। इसको छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा, आप 120 पे ही रह जाइएगा। तो इस तरह से ये चलते रहना चाहिए सिलेबस, और रिवीजन कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, खाना पीना बिल्कुल एक्सरसाइज। इस तरह सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रॉपर टेस्ट देते रहिए, फुल टाइम टेस्ट और पेपर वाइज टेस्ट, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट, ये देते रहिए। और उसके लौटिए, पूछिए, हमारे जैसे कोई होंगे उनसे राय लीजिए, उनको अपना सॉल्यूशन दिखाइए, उसका सजेशन लीजिए। आसपास जो टीचर होंगे, पेरेंट होंगे, किन्हीं को उनसे पूछिए, उनसे बताइए उनका क्या दिक्कत है। जो बड़े भाई होंगे, सीनियर होंगे, उससे, और नहीं भी है तो खुद तो कर ही सकते हैं ना, अगर है तो मदद लिया, नहीं तो खुद तो कर ही ना सकते हैं, कीजिए। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट, हाफ टाइम और ये पेपर जो टॉपिक वाइज होता है वो टेस्ट दोनों। और जो भी गलती है उसको रिटर्न बैक आइए, नोट्स में चेंज कीजिए, फिर से पढ़िए, फिर से टेस्ट दीजिए, और देखिए कि आप में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तब तक करते रहिए जब आपको आदत ना हो जाए और सब कुछ नॉर्मल होने लगे, आपको लगे नहीं कि हम सिलेक्शन के पास पहुंच गए। आपको अपनी गलतियां सुधारना है, भागना नहीं है। अगर आपको हर बार एक 720 में 120 आ रहा है तो सीरियस प्रॉब्लम है आपके साथ, इसको सही करना है। मतलब सीरियस प्रॉब्लम है तो भागना नहीं, सही करना है। यानी का सेंस है कि एनालाइज कीजिए, रिटर्न बैक हुई, नोट्स में सही कीजिए, टॉपिक को फिर पूरा कवर कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए, जो चीज़ छूट गया था आपके नोट्स में उसको ऐड कीजिए, और फिर टेस्ट दे के दीजिए। और ये जो नेक्स्ट वीक है ना, उसमें थोड़ा ही टाइम पिछले गलतियों को देना भी, ये नहीं कि नेक्स्ट वीक की पिछली गलती को डिवोट कर दीजिएगा, तो आगे कब बढ़िएगा। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वीक में हम नया पढ़ेंगे, पर इसके लिए आधा दिन लेके इसको भी लेते चलेंगे, और नेक्स्ट वो भी चलते रहेंगे। ऐसे ही होता है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ थोड़ा आवर्स भी बढ़ाते रहना रहता है। और ये भी दिमाग में रहे कि खाना पीना और हेल्थ जो है आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो एक्सरसाइज का टाइम है, जो खेलने का टाइम है, खाना वो नहीं अफेक्ट हो। ध्यान दें, आप लोग का एज कम है, आप मोटिवेटेड अच्छा रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जस्ट एन एंट्रेंस टू ए कॉलेज, बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में, तो हेल्थ को बचा के रखिए, बहुत काम आएगा। एग्जैक्टली, फॉलो द स्टेप्स। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। एनालाइज करते रहिए, फीडबैक लेते रहिए, फिर सही सुधार करते रहिए, और देखिए कितना चेंज आता है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस। करके देखिए, कुछ कमेंट हो तो भेजिए, कुछ क्वेश्चन है तो भी कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।